बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी तक हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई। उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। So let me share the document with you people. ओके जी, सबसे पहली चीज क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 हमारे पास अगर, लेट मी come up with the definition of part 3 over here. Wait. Let me come up with it. Okay जी, here we go. We are talking about Kleen's theorem part 3. According to Kleen's theorem part 3, अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन से उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, एंड वी हैव टू शो दिस। सो ये शो करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन किस शक्ल में पाई जाती है। लेट मी कम अप विद द फर्स्ट एग्जांपल ओवर हियर, जिसको हमने डिस्कस करना है। ओके, just give me a minute. ओके जी, हमारे पास बाज़ औक़ात रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी जाती है। एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, एक और रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। सपोज फर्स्ट वन इज कॉल्ड R1, द अदर वन इज कॉल्ड R2, और इनके दरमियान प्लस ऑपरेटर लिखा हुआ होता है। इस प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है यूनियन, यानी कि R1 यूनियन R2। ये जो यूनियन का प्रिंसिपल है, आप लोगों को अगर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके बारे में नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स हो और हम उनके दरमियान यूनियन करें तो रिजल्ट में जो सेट बनकर सामने आता है, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो हमारे पास ये जो दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ये किसी न किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, इज अ काइंड ऑफ अ सेट, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स की जगह उस लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो सपोज ये R1 जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और R2 जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज वी कॉल दिस लैंग्वेज, द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज जो है, ये कौन सी लैंग्वेज है? दिस इज अ लैंग्वेज जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जिनके एंड पर जिनका आखिरी कैरेक्टर B है, and we are calling this language L1, and this language is represented by this finite automata which is called F1, FA1. Similarly, ये हमारे पास एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन की जो लैंग्वेज है, वी आर कॉलिंग इट L2 and is represented by a finite automata over here that is called FA2. ये किस किस्म की लैंग्वेज है? ये वो लैंग्वेज है जिसमें हर स्ट्रिंग में कम से कम एक दफा
डबल ए जरूर आ रहा है। तो अगर हमने इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान यूनियन करना है, यानी कि R1 प्लस R2 करना है, इसका मतलब है कि हमारे पास R1 प्लस R2 करने के बाद जो लैंग्वेज बनकर सामने आएगी, it will contain all these words and it will contain all these words, यानी कि उसमें वो तमाम वर्ड्स भी आएंगे जिनका आखिरी कैरेक्टर बी होगा, और वो तमाम वर्ड्स भी आएंगे जिनमें हर स्ट्रिंग में कम से कम एक दफा डबल ए जरूर आ रहा है। अच्छा जी, यूनियन करने के लिए अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस गिवन हों, उनकी रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन हों, तो जब भी हमने यूनियन करना है उन लैंग्वेजेस के दरमियान, तो हमें उनके फाइनाइट ऑटोमेटा रिक्वायर्ड है। ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा आपको नजर आ रहे हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। वी नो दैट कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। एनीवेज जी, अब आपको इतना पता है, सेट थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स को अगर आप दोबारा अपने माइंड में लाओ, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास दो सेट्स हों, सेट ए और सेट बी, और जब मैं ए यूनियन बी करूं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। दैट मीन्स कि हमारे पास जो यूनियन का ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सो अगर मैं यहाँ पर R1 यूनियन R2 या R1 प्लस R2 करूं, that is also going to be equal to R2 plus R1. दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, and the result will always be the same. अब ये यूनियन हमने कैसे करना है? लिहाजा जब भी दो लैंग्वेजेस के दरमियान आपको यूनियन करना है, तो आपको उन लैंग्वेजेस के फाइनाइट ऑटोमेटा, बल्कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा रिक्वायर्ड है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? लेट्स मूव डाउनवर्ड्स एंड लुक एट कि ये कैसे होगा। ये हमारे पास वो दोनों डीएफएस फाइनाइट ऑटोमेटा जो ऊपर गिवन थे, ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा हमने दोबारा से यहाँ पर रीड्रॉ किए हुए हैं। अब आपको इन दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा को यूनाइट करना है और इसके रिजल्ट में एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा 1 और फाइनाइट ऑटोमेटा 2 दोनों के वर्ड्स को एक्सेप्ट करता हो। अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा, उसके लिए वी नीड टू यूज द ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है? ओल्ड स्टेट्स एंड द न्यू स्टेट्स। ओल्ड स्टेट्स पर इनपुट रीड होती है और हम किसी नई स्टेट पर जाते हैं। ये अगर ओल्ड स्टेट है Z1, तो इस पर जब इनपुट A रीड होगी तो हम किसी न्यू स्टेट पर जाएंगे, से Z2। इसी तरह ये जो ओल्ड स्टेट Z1 है, इस पर जब इनपुट B रीड होगी तो हम किसी न्यू स्टेट पे जाएंगे, वी कॉल इट Z3। अब ये टेबल बना कैसे हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जिन दो डीएफएस को हम यूनाइट कर रहे हैं, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की इनिशियल स्टेट्स, इसका नाम x1, इस डीएफए में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? x1 जो कि इनिशियल है, माइनस साइन से पता चल रहा है, और x2 जो कि फाइनल है, प्लस साइन से पता चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं? 3, y1 जो कि इनिशियल है, y2 जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट है, और y3 जो कि फाइनल स्टेट है। अब ये बात याद रखिएगा कि आप जब भी डीएफएस बनाओगे, आपने डीएफएस की स्टेट्स को जो लेबल्स देने हैं, यानी कि जो नाम देने हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि अगर ये x1 है और ये x2 है, तो आपने इसको x1 या x2 नहीं नाम देना, बल्कि डिफरेंट नाम देने। दैट इज वाई मैं यहाँ पर अगर x1 और x2 यूज कर रहा हूँ, तो इस डीएफए में मैं इन स्टेट्स को y1, y2 और y3 के नाम से लेबल कर रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखें, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है और हमारा जो वर्किंग है वो गलत हो सकती है। ओके जी, पहला काम क्या करना है मुझे? दोनों डीएफएस को यूनाइट करते वक्त
पहले DFA की जो इनिशियल स्टेट है दैट इज x1 और जो दूसरे DFA की इनिशियल स्टेट है दैट इज y1, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख लेना है। कैसे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है x1, y1. The initial state of first DFA is x1 and the initial state of second finite automata is y1. इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, एक पेयर बना लिया इनका और इनको कंबाइन करके लिख लिया। और ये जो कंबाइन की मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया Z1, यानी कि x1, y1 कंबाइन होकर जो स्टेट बनाएंगे उस स्टेट को हमने नाम दे दिया Z1। ये Z1 मेरे उस DFA की इनिशियल स्टेट बनेगी जो कि इनके यूनियन के बाद बनता है, यानी कि ये वाला जो DFA, इसकी जो इनिशियल स्टेट होगी दैट विल बी कॉल्ड Z1 व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x1, y1। लिहाजा ये जितनी भी स्टेट्स बन रही हैं Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, ये मेरे रिजल्टिंग DFA की स्टेट्स हैं। मुझे कोई स्टेट अभी नहीं पता सवाए इनिशियल स्टेट के विच इज कॉल्ड Z1। इसको मैंने माइनस सिंबल से शो किया क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है और ये किन दो स्टेट से मिलकर बनी है, ये पहले DFA और सेकंड DFA की इनिशियल स्टेट्स को मिलाकर बनी है, यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड y1। अब आपने क्या करना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट गिवन है, आपको सिर्फ इसका पता है। आप इस तरह से टेबल बनाओगे, इनिशियल स्टेट Z1 लिखोगे, किसका कॉम्बिनेशन है x1 और y1 का। ये जो तीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये इक्वालिटी को शो कर रही हैं कि Z1 is initial, this minus means initial and is equal to combination of x1 and y1. So Z1 स्टेट जो है इसके ऊपर मैं इनपुट A को रीड करूंगा। Z1 क्योंकि इन दो स्टेट से मिलकर बनी है, लिहाजा Z1 पर इनपुट A को रीड करने का मतलब है कि X1 पर इनपुट A रीड की जाए और Y1 पर इनपुट A रीड की जाए। तो सबसे पहले हम X1 पर इनपुट A रीड करते हैं। इनपुट रीड करने के लिए हमें DFAs रिक्वायर्ड हैं, लिहाजा X1 पर मैं देखता हूं कि जब मैं A रीड करता हूं तो एक लूप मिलती है मुझे और वो मुझे X1 पर ही रखती है, यानी कि X1 पर जब A रीड हुआ तो मैं लूप बैक करता हूं और कहाँ जाता हूं, X1 पर। लिहाजा जब X1 पर मैंने A रीड किया तो मैं किधर गया, X1 के ऊपर। फिर मैंने ये जो Y1 है इस पर A रीड करना है। Y1 पर जब मैंने A रीड किया मैं कहाँ गया, Y2 पर, लिहाजा मैंने यहाँ पर Y2 लिख दिया। X1 पर भी A रीड हो गया, Y1 पर भी A रीड हो गया, रिजल्ट क्या आया, X1, Y2। ये जो स्टेट बनकर आई मेरे सामने, इस स्टेट को मैंने नाम दे दिया Z2, क्योंकि ये Z1 थी तो मैंने इसको नाम दे दिया Z2। सिमिलरली ये जो Z1 स्टेट है जो कि कॉम्बिनेशन है X1 और Y1 का, इस पर अब मैं इनपुट B को रीड करूंगा, यानी कि X1 पर B रीड करूंगा, Y1 पर B रीड करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, X1 पर B रीड किया। X1 पर जब B रीड करता हूं मैं कहाँ जाता हूं, X2 पर। लिहाजा जब X1 पर मैंने B रीड किया मैं कहाँ गया, X2 के ऊपर। फिर मैंने Y1 के ऊपर B रीड किया। जब मैंने Y1 पर B रीड किया तो मैं कहाँ गया, लूप बैक करके दोबारा Y1 पर। दैट इज वाई मेरे पास यहाँ जो कॉम्बिनेशन बना दैट इज X2, Y1। अब ये जो स्टेट बनकर सामने आई है X2, Y1, इसको मैंने नाम दे दिया Z3। सो मैंने Z1 पर जब इनपुट A रीड की मुझे Z2 मिल गया, जब मैंने Z1 पर इनपुट B रीड की मुझे Z3 मिल गया। अब मुझे पता है Z1 पर A आए तो Z2 पर जाओ, Z1 पर B आए तो Z3 पर जाओ। अब अगली स्टेट मुझे यहाँ कौन सी लिखनी चाहिए, तरतीब में चलूंगा, जहरी बात है Z1 को हमने डील कर लिया है, न्यू स्टेट क्या बनी, Z2 और Z3, तो सबसे पहले Z2 को डील करेंगे, लिहाजा हमने यहाँ Z2 लिख दिया। अब Z2 किन दो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, X1 एंड Y2 का, तो इसके ऊपर भी मैं वही प्रोसीजर करूंगा जो मैंने प्रीवियसली Z1 पर किया।
यानी कि x1 पर a रीड करूंगा, फिर y2 पर a रीड करूंगा। x1 पर जब मैंने a रीड किया तो मैं कहाँ गया, x1 पर ही रहा, लिहाजा जब x1 पर a रीड हुआ तो मैं x1 पर ही रहा। फिर मैंने y2 के ऊपर a रीड किया। अब y2 पर जब मैं a रीड करता हूँ मैं y3 पे चला जाता हूँ, लिहाजा y2 पर जब a रीड हुआ मैं कहाँ चला गया, y3 पर। सो z2 के ऊपर जब a रीड हुआ तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आया, x1, y3। ये कॉम्बिनेशन मैं देखूंगा, पहले तो मेरे पास नहीं आया, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, लिहाजा इसको मैं नाम दे दूंगा Z4, क्योंकि Z2 भी मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, Z3 भी नाम दे चुका हूँ, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या नाम दूंगा, Z4। अब क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास सेकंड DFA का फाइनल आया है जो कि है Y3, लिहाजा ये जो Z4 है it should be considered as a final state. It should be considered as a final state. आप यहाँ पर प्लस सिंबल डाल दो, इन्होंने नहीं डाला हुआ, आप डाल दो, वरना यहाँ पर आप देख सकते हो जब Z4 को डील किया गया तो प्लस सिंबल साथ लगाया गया। सिमिलरली जो Z3 थी वो भी फाइनल थी, क्यों? क्योंकि Z3 में x2, y1 था और x2 जो था वो पहले DFA की फाइनल स्टेट थी, यानी कि मेरे पास कॉम्बिनेशन में दोनों में से किसी भी DFA की फाइनल स्टेट आ जाए तो मैं उसको उस कॉम्बिनेशनल स्टेट को फाइनल बना लूंगा। क्योंकि इस Z3 में मेरे पास x2 आ गई थी, लिहाजा Z3 को फाइनल होना चाहिए था, हमने Z3 को फाइनल बनाया। Z4 में y3 आ गई थी, लिहाजा Z4 को भी फाइनल बनाया। अगर किसी कॉम्बिनेशन में x2, y3 दोनों आ जाएं वो भी फाइनल बनेगी। ओके जी, अब हमने इस x1 पर b रीड करना है। x1 पर जब हम b रीड करते हैं तो हम x2 पर चले जाते हैं, वी कैन सी दैट x2, और फिर हमने y2 पर b रीड करना है। y2 पर मैं जब b रीड करता हूँ मैं y1 पर चला जाता हूँ, सो वी हैव रिटन y1 ओवर हियर। आप देखो x2, y1 कॉम्बिनेशन बन गया मेरे पास। अब ये x2, y1 पहले आ चुका है और हमने उसको क्या नाम दिया था, Z3, लिहाजा इस कॉम्बिनेशन को हम कोई और नाम नहीं देंगे, वही नाम देंगे, एंड दैट इज Z3। ओके जी, अब Z2 भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी मूव टू Z3 जो कि एक फाइनल स्टेट है। क्यों फाइनल है? बिकॉज Z3 कॉम्बिनेशन था x2 और y1 का, और इस कॉम्बिनेशन में x2 fa1 की फाइनल स्टेट थी, लिहाजा इसकी वजह से, इस x2 की वजह से Z3 फाइनल बन गया है। तो Z3 को हमने प्लस ऑपरेटर ऊपर लिख दिया टू शो कि ये फाइनल स्टेट है। Z3 किन दो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, x2, y1। ओके जी, अब हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि इस x2 पर हमने a रीड करना है। जब हम x2 पर a रीड करते हैं हम कहाँ जाते हैं, x1 पर। वी कैन सी दैट कि x2 पर जब a रीड हुआ वी आर गोइंग टू x1, लिहाजा इस x2 पर जब a रीड हुआ वी आर गोइंग टू x1। सिमिलरली ये जो y1 है, अब इस पर a रीड करेंगे, y1 पर a रीड किया तो हम y2 पर चले गए, लिहाजा यहाँ पर आ गया y2। x1, y2, x1, y2, ना तो x1 फाइनल है ना ही y2 फाइनल है, लिहाजा ये जो कॉम्बिनेशनल स्टेट है ये फाइनल नहीं होगी। x1, y2 हमारे पास पहले आ चुका है जिसको हमने नाम दिया था Z2, लिहाजा इसको भी वही नाम देना है Z2। ओके जी, फिर x2 पर हमने b रीड करना है। जब x2 पर मैं b रीड करता हूँ मैं x2 पर ही रहता हूँ, लिहाजा आई विल गेट x2 ओवर हियर। फिर इसी y1 पर मैंने b रीड करना है। y1 पर जब मैं b रीड करता हूँ तो मैं y1 पर रहता हूँ, लिहाजा हमारे पास y1 आ गया। x2, y1 ये पहले हमारे पास आ चुकी है, कौन सी स्टेट थी, 3, लिहाजा इसका नाम भी हमने Z3 लिख दिया। ओके जी, नाउ Z3 इज डन। अब हमारे पास आ गई Z4। Z4 कौन सी स्टेट थी, Z4 वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड y3। तो सबसे पहले x1 पर a रीड किया,
x1 पर जब a रीड किया हम x1 पर ही रहे, लिहाजा हमने यहाँ x1 लिख दिया। फिर हमने y3 पर a रीड किया, y3 पर जब a रीड किया तो हम y3 पर ही रहे, लिहाजा यहाँ पर y3 आ गया। x1, y3 ये हमारे पास पहले आ चुका है। कौन सी स्टेट है? यही स्टेट है Z4, लिहाजा हमने इसको नाम दे दिया Z4। फिर x1 पर मैंने इनपुट B रीड की। जब x1 पर मैंने इनपुट B रीड की तो मैं कहाँ गया? x2 पर। तो जब x1 पर मैंने B रीड की तो मैं कहाँ चला गया? x2 पर। और y3 पर जब मैंने B रीड किया तो मैं कहाँ चला गया? y3 पर। तो x2, y3 मेरे पास आ गई। ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट पहले अभी तक नहीं आई और ये किसका कॉम्बिनेशन है? x2 और y3 का, x2 का और y3 का। हमारे पास इन दोनों में से कोई एक भी आ जाती तो ये कॉम्बिनेशनल स्टेट फाइनल बन जाती। यहाँ पर तो दोनों ही अपने अपने DFAs की फाइनल स्टेट्स हैं, लिहाजा x2, y3 जो कि Z5 है ये भी फाइनल होगी। अब Z4 तक हमने कर लिया, अब Z5 जो अभी बनी है स्टेट न्यू बनी है उसको हैंडल करेंगे, दैट इज x2, y3। तो हमने क्या किया? सबसे पहले x2 पर a रीड किया, x2 पर जब a रीड किया तो मैं कहाँ आ गया? x1 पर, मैं x1 पर आ गया। फिर y3 पर मैंने a रीड किया, y3 पर a रीड किया तो मैं y3 पर ही रहा, लिहाजा y3। कॉम्बिनेशन क्या आया? x1, y3 जो पहले आ चुका है जिसका क्या नाम था? Z4, तो हमने वही नाम दे दिया। फिर x2 पर हमने b रीड किया, x2 पर जब b रीड किया तो हम x2 पर ही रहे, तो हम x2 पर ही रहेंगे। y3 पर जब b रीड किया तो हम y3 पर ही रहे, लिहाजा हमने y3 लिख दिया। x2, y3 कौन सी स्टेट है? यही Z5 स्टेट है, सो हमने लिख दिया Z5। अब हमारे पास आप देख सकते हो कि टोटल इस वर्किंग में 5 स्टेट्स बनी, Z1 से लेकर Z5 तक, और हमने सबको हैंडल कर लिया। अगर कोई Z6 बनती तो फिर अगली यहाँ पर Z6 के लिए सेम प्रिंसिपल फॉलो होता, लेकिन क्योंकि टोटल स्टेट्स 5 बनी थी और पांचों की पांचों स्टेट्स पे हमने देख लिया कि A आए तो कहाँ जाना है, कौन सी ट्रांजिशन होगी, और अगर B आए तो कौन सी ट्रांजिशन होगी, हम बना चुके हैं, लिहाजा मजीद कोई स्टेट नहीं बनी। ओके जी, नाउ हमने इस टेबल को देखना है और इस टेबल को देख के हमने अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेना है। तो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 बना ली हमने। इनिशियल जारी बात है क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, लिहाजा सिर्फ एक इनिशियल होगी, तो हमने एक इनिशियल बना ली। बाकी 3, 4 और 5 ये तीनों फाइनल हैं, लिहाजा 3 को भी हमने फाइनल बनाया प्लस सिंबल डाल के, 4 को भी फाइनल बनाया प्लस सिंबल डाल के, 5 को भी फाइनल बनाया प्लस सिंबल डाल के। फिर हमने रीड करना शुरू किया जी कि Z1 यानी कि जो मेरी इनिशियल स्टेट है, इस पर जब इनपुट A आई तो मैं Z2 पर चला गया, लिहाजा Z1 पर जब A आई मैं Z2 पर चला गया। इसी तरह Z1 पर जब इनपुट B आई तो मैं Z3 पर चला गया, जब B आई तो मैं Z3 पर चला गया। So we are done with Z1. Now we move to Z2. This one. Z2 पर जब A आया मैं Z4 पर गया, जब Z2 पर A आया मैं Z4 पर गया, जब Z2 पर B आया मैं Z3 पर गया, जब Z2 पर B आया मैं Z3 पर चला गया। ओके जी, नाउ वी आर डन विद Z2. नाउ वी कम टू Z3. Z3 के ऊपर जब A आया वी मूव टू Z2, तो Z3 पर जब A आया हम Z2 पर चले गए, और इसी तरह Z3 पर जब B आया हम Z3 पर ही रहे, यानी कि Z3 पर जब B आया तो इसी पर हमने लूप बैक कर लिया। फिर we are done with Z3. Now we come to Z4. Z4 पर जब A आया we move to Z4. That means कि लूप बैक कर जाएंगे। Z4 पर जब B आएगा we will move to Z5, यानी कि Z4 पर जब B आएगा हम Z5 पर चले जाएंगे। Okay जी, we are done with Z4. Now we talk about Z5, the last state. Z5 कौन सी स्टेट है? इसके ऊपर जब A आया तो हम Z4 पर गए, Z5 पर जब A आया हम Z4 पर गए, और Z5 पर जब B आया तो हम Z5 पर ही रहे। लिहाजा वी कैन सी दैट कि इस तरह से हमने ट्रांजिशन टेबल बनाकर वहां से एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। ओके अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा को हमारी जो दो लैंग्वेजेस थी, कौन सी दो लैंग्वेजेस थी? ये दो लैंग्वेजेस थी, एक ये लैंग्वेज थी, एक ये लैंग्वेज थी।
ये वो लैंग्वेज थी जिसमें हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी जिसके एंड पर यानी कि आखिरी कैरेक्टर जिसका बी था, और ये वो लैंग्वेज थी जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती थी जिनमें कम से कम एक दफा डबल ए आ रहा था। अब जब मैंने इन दोनों का यूनियन किया फॉलोइंग दिस मेथड, तो उसके नतीजे में मेरे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनकर आया वो एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो डीएफए वन यानी कि लैंग्वेज वन जो थी उसकी स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है और जो लैंग्वेज टू की स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। वी कैन क्रॉस चेक दैट। हमारे पास जो पहला डीएफए है वो डीएफए है जिसमें हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स हैं जिनका एंड बी पर होता है। लिहाजा इस डीएफए में सबसे सिंपल, सबसे कॉमन, सबसे छोटी तरीन स्ट्रिंग कौन सी है? जस्ट बी। सो मेरा जो रिजल्टिंग डीएफए है इसको चाहिए कि ये भी बी को एक्सेप्ट करे। वेट अ सेकंड जी, एक मिनट। इसको चाहिए कि ये भी बी को एक्सेप्ट करे। तो हम इनिशियल स्टेट पर देखेंगे कि जब बी आता है क्या हम फाइनल स्टेट पे जाते हैं? हाँ जी, जब बी आ रहा है हम Z3 पर जा रहे हैं जो कि एक फाइनल स्टेट है। दैट मीन्स बी इज बीइंग एक्सेप्टेड। इसके अलावा हमारा जो डीएफए वन है, ये जो हमारा पहला डीएफए है या फाइनाइट ऑटोमेटा आप कहो, ये जो है ये इसके अलावा क्या एक्सेप्ट करता है? ये इसके अलावा आ, वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनके एंड पर बी आएगा, सपोज ए बी, ये स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है। सो हमारा रिजल्टिंग डीएफए जो है इसको इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी कैन सी दैट ए एंड देन बी, वी एंड अप गोइंग टू अ फाइनल स्टेट। सिमिलरली हमारा ये जो डीएफए है ये से ट्रिपल बी को भी एक्सेप्ट करता है क्योंकि ट्रिपल बी भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका आखिरी कैरेक्टर बी है। कैसे एक्सेप्ट करता है? बी, एक और दो, यानी कि एक बी concatenated with another b, concatenated with another b, triple b, and we are at the final state. So हमारे पास इस डीएफए में भी ट्रिपल बी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो b, दूसरा b, तीसरा b, ट्रिपल बी इज बीइंग एक्सेप्टेड। सपोज हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। हम कहते हैं कि ए बी बी, ए बी बी, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो हमारे पास इस डीएफए में भी ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी और बी। तो ये डीएफए हमने देखा चंद एग्जांपल्स के साथ कि हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जिसके एंड पर बी आता है। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि ये यूनियन है इन दोनों डीएफएस का, और यूनियन का मतलब है whatever is accepted over here and whatever is accepted over here वो हमारे इस रिजल्टिंग डीएफए में भी एक्सेप्ट होता हो। तो क्योंकि पहले डीएफए में हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि बी पर एंड होती हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं, लिहाजा हमारे यहाँ यूनियन के बाद भी जो डीएफए बना वो भी उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि बी पर एंड होती हैं। देन वी कम टू द सेकंड डीएफए। हमारा सेकंड डीएफए ऐसा डीएफए था जो कि उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है जिनमें हर स्ट्रिंग में कम से कम एक दफा ए फॉलोड बाय ए यानी कि डबल ए आ रहा है। तो हमारा ये जो रिजल्टिंग डीएफए है इसको भी वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डीएफए के मुताबिक सबसे मिनिमम, सबसे सिंपल, सबसे छोटी तरीन स्ट्रिंग क्या थी जिसको ये एक्सेप्ट करता है? दैट वाज सिंपली डबल ए। तो इसको भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ए फॉलोड बाय ए, एंड अगेन वी एंड अप गोइंग टू अ फाइनल स्टेट। सो डबल ए इज बीइंग एक्सेप्टेड। सपोज मैं कहता हूँ बी डबल ए, तो वी कैन सी दैट बी ए ए, ये भी एक्सेप्ट हो रही है। सपोज मैं कहता हूँ ए बी ए, अब ए बी ए एक ऐसी स्ट्रिंग है, ए बी ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ना यहाँ एक्सेप्ट होती है ना यहाँ एक्सेप्ट होती है। वी कैन सी दैट ए बी ए, ये तो फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंची, यानी कि डीएफए वन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। डीएफए टू पे आ जाते हैं, ए बी ए, डीएफए टू भी फाइनल स्ट्रिंग पे, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा रहा है स्ट्रिंग को रीड करके, यानी कि ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ना यहाँ एक्सेप्ट हो रही है ना यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। सो जाहिर बात है ये इनके यूनियन में भी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये ऐसे ही है कि एक एलिमेंट सेट ए में भी नहीं है, वो एलिमेंट सेट बी में भी नहीं है,
तो वो उनके यूनियन में भी नहीं आ सकता. So ABA should not be accepted over here as well. We can see that ABA we are going to Z2 जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है. ओके जी, सपोज मैं कहता हूं AB डबल ए. पहले DFA पे देखा AB A. पहले DFA से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती. सेकंड DFA पे आ गए AB A. सेकंड DFA पे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है. यानी कि इट इज लाइक कि ये एक स्ट्रिंग, या अगर हम सेट के कॉन्सेप्ट में देखें तो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ नहीं मौजूद मगर यहाँ मौजूद है, तो इनके यूनियन में यकीनी तौर पे वो मौजूद होगा. लिहाजा ये जो AB है वो यहाँ तो एक्सेप्ट नहीं हो रही मगर यहाँ हो रही है, लिहाजा इनके यूनियन में भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए. तो वी कैन सी दैट कि AB A and it is being accepted over here. So that means कि हमारा जो यूनियन है, हमने दो चार जो स्ट्रिंग्स लेकर देखी, क्रॉस चेक किया, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चला कि हमारा यूनियन जो है इट डज नॉट सीम कि इसमें कोई गलती है. इट इज परफेक्टली वर्किंग एंड देयर इज नो मिस्टेक इन इट. सो इस तरह से हम दोनों DFAs को यूनाइट करते हैं और यूनियन करने के बाद एक न्यू DFA बनाते हैं जो कि उन दोनों के यूनियन के इक्वल होता है. ओके अब आप ये देखें कि हमने कहा था कि जो यूनियन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. यानी कि आप पहली लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से अगर यूनाइट करें तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज विद द फर्स्ट लैंग्वेज. अगर ये L1 लैंग्वेज है और ये L2 है तो ये जो हमने वर्किंग की हुई है ये L1 प्लस L2 के लिए की हुई है. सपोज अगर मैं वर्किंग करूं L2 प्लस L1 के लिए, तब भी मेरे पास रिजल्ट जो है वो एक DFA आना चाहिए जो कि एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो ये कर रहा है, क्योंकि यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. यानी कि L1 प्लस L2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू L2 प्लस L1. बस एक चीज का आपको ख्याल करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो हमने वर्किंग की है इसमें हमने दिस लैंग्वेज यूनियन दिस लैंग्वेज की है. यानी कि पहले ये लैंग्वेज है और फिर ये लैंग्वेज है, L1 प्लस L2 की है. लिहाजा आप देखो कि यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं उनमें पहली जो स्टेट आती है वो लैंग्वेज L1 के DFA की स्टेट्स है, और जो दूसरी स्टेट आती है हर कॉम्बिनेशन में वो L2 की स्टेट्स. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो X1 कहाँ से आया, पहले DFA से आया. Y1 कहाँ से आया, दूसरे DFA से आया. X1 कहाँ से आया, पहले DFA से आया. Y2 कहाँ से आया, दूसरे DFA से आया. X2 कहाँ से आया, पहले DFA से आया. Y1 कहाँ से आया, दूसरे DFA से आया. तो अगर मैंने L2 यूनियन L1 किया हो, यानी कि L1 L2 प्लस L1 किया हो, तो फिर यहाँ पर मेरे पास ये X1 Y1 की जगह Y1 X1 लिखा होगा. यहाँ पर मेरे पास X1 Y2 की जगह Y2 X1 आएगा. इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये आपस में इन अ वे स्वैप हो जाएंगी, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा उस DFA से आता है जो पहले आ रहा होता है और दूसरा दूसरे DFA से आ रहा होता है. अगर मैं इसको पहले लूंगा तो जाहिर बात है यहाँ पर X1 की जगह Y1 पहले आएगा, और इसको बाद में ले रहा हूँ सो यहाँ पर X1 आएगा. तो ये चीज आप ध्यान में रखें. मगर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो स्टेट्स बनेंगी वो यही स्टेट्स बनती हैं और इसी तरह का DFA बनेगा. लिहाजा हम इस चीज को देख सकते हैं कि L1 प्लस L2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू L2 प्लस L1. मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अपनी जब प्रैक्टिस करो तो ये हमने क्या किया हुआ है, L1 प्लस L2 किया हुआ है. आप घर में पीस ऑफ पेपर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए L2 प्लस L1 करके देखना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, कोई फर्क नहीं आएगा. अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पर देखें टोटल स्टेट्स बनी है 5. ठीक है, हमें
इन पांचों स्टेट्स जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था हमें सिर्फ और सिर्फ Z1 का पता था, क्योंकि हमने कहा था कि Z1 जो है वो पहले DFA और दूसरे DFA की इनिशियल स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। और इस Z1 पर हमने A रीड किया, फिर हमें ये पता चला, इस Z1 पर हमने B रीड किया, फिर हमें ये पता चला, और साथ साथ फिर स्टेट्स बनती गई और हम इन स्टेट्स को लिखते गए और इनके ऊपर वर्किंग करते गए। एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि मैं क्या करूं कि इस वर्किंग को करने से पहले मैं ये स्टेट्स पहले से ही लिख लूं। कैसे हो सकता है? देखो एक बात याद रखो, क्योंकि हमारे पास ये जो स्टेट्स बन रही हैं ये कॉम्बिनेशंस में बन रही हैं। एक स्टेट एक DFA की आती है, दूसरी स्टेट दूसरी DFA की आती है, तो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास, आप देख सकते हो। तो मैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस मेरे पास कितने आ सकते हैं? अगर L1 प्लस L2 हो रहा है तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने आ सकते हैं? X1, Y1, X1, Y2, X1, Y3, similarly X2, Y1, X2, Y2, X2, Y3। यानी कि टोटल मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस जो मेरे पास पॉसिबल हैं यूनियन करते वक्त वो 6 हैं। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टेट्स कितनी आ सकती थी? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 एंड Z6। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप यूनियन करेंगे आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास मैक्सिमम स्टेट्स कितनी पॉसिबल हैं। लिहाजा अगर आपके पास उससे ज्यादा स्टेट्स बनेंगी तो यू शुड नो दैट कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है, मिस्टेक की है। अब ये 6 क्यों बन रही है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस DFA मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस DFA। यहाँ पर 2 स्टेट्स हैं, यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। लिहाजा यहाँ पर मैक्सिमम स्टेट्स 6 बन सकती है। मैं ये कर सकता था कि मैं ये पूरा प्रोसेस अभी ना करता, मैं कहता Z1 है X1, Y1 जैसे हमने ले लिया, फिर मैं कहता Z2 है X1, Y2, फिर मैं कहता Z3 है X1, Y3, फिर मैं कहता Z4 है X2, Y1, Z5 है X2, Y2, Z6 है X2, Y3। मगर इससे क्या होता कि मेरे पास बजाय यहाँ पर, अब देखो ये जो हमने वर्किंग किया उससे टोटल 5 स्टेट्स आई, मगर अगर मैं इस तरह से पहले से यहाँ लिख देता तो मेरे पास 6 स्टेट्स बन जाती। ठीक है, और फिर मैं 6 की 6 के लिए इनपुट ए भी रीड करता, इनपुट बी भी रीड करता, और उस केस में क्या होता, वो जो एक्स्ट्रा स्टेट यहाँ आती, Z6 जो एक्स्ट्रा स्टेट आती, वो एक्चुअली जब मैं DFA बनाता यहाँ पर, जिस तरह ये DFA मैंने बनाया, तो जब मैं DFA बनाता तो वो Z6 एक वेस्ट बास्केट स्टेट बन जाती, एक ऐसी स्टेट बन जाती जिस पर जाने के बाद मैं फाइनल पे नहीं जा सकता था। तो इन अ वे वो एक अनवांटेड स्टेट होती। तो हमने उस तरह किया ही नहीं, हमने जैसे जैसे पहली Z1 हमने डिफाइन की, और फिर जैसे जैसे जो दो स्टेट्स बनती गई हम उनको रिजॉल्व करते गए। तो उससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा स्टेट थी, वो जो वेस्ट बास्केट स्टेट थी, वो बनी ही नहीं। लेकिन आप ये याद रखना कि आपको पता हो कि मैक्सिमम स्टेट्स कितनी बन सकती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस केस में 6 स्टेट्स बन सकती है मैक्सिमम। ठीक है, 7वीं नहीं बननी चाहिए, अगर 7वीं बनेगी दैट मीन्स वी हैव डन सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक। ओके जी, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। दिस इज हाउ वी टेक द यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस। तो हमने क्या किया, अब आप देख सकते हो कि मेरे पास R1 और R2 के दरमियान यूनियन हुआ है, प्लस ऑपरेटर हुआ है। अब इस पूरे ग्राफ की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि R1 प्लस R2। ये जो हमारे पास एंटायर एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है, ये इस DFA के लिए है, और इस DFA की क्योंकि 2 हिस्से हैं, ये पहली रेगुलर एक्सप्रेशन वाली तमाम तर स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट करता है, प्लस सेकेंड रेगुलर एक्सप्रेशन वाली भी तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? दैट वुड बी R1 प्लस R2। So there is nothing complicated about it, काफी सिंपल है। Let's take another example.
for the understanding sake. ओके जी। अब ये देखें, अगेन हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं। पहली जो लैंग्वेज है उसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन R1 हमने लिखी हुई है, और इस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि सपोज ये L1 लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में बाय लुकिंग एट द रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट कि वो तमाम स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका आखिरी कैरेक्टर A है। हमने इसका ये DFA बना लिया, इसको हमने कहा कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा 1 है, FA 1 है। फिर हमारे पास एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है R2, जो कि हमने ये लिखी हुई है। अब इस R2 रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आ रही हैं जिनकी लेंथ ऑड है, यानी कि लेंथ 1 की स्ट्रिंग आती है, लेंथ 3 की स्ट्रिंग आती है, 5 की आती है, 7 की आती है, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए हमने ये DFA बना लिया, और इस DFA को हमने नाम दे दिया फाइनाइट ऑटोमेटा 2, FA 2। अब एग्जैक्ट वही प्रिंसिपल करूंगा जो मैंने ऊपर यूज किया। ये देख सकते हैं हमारे पास दो DFAs हैं जिनका भी हमने जिक्र किया। ये DFA उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है जिनका आखिरी कैरेक्टर A है। ये DFA उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है जिनकी लेंथ ऑड है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दिस लैंग्वेज प्लस दिस लैंग्वेज कर रहा हूं, यानी कि L1 प्लस L2 कर रहा हूं। अब दैट मीन्स कि जब मैं वर्किंग करूंगा, जिस तरह मैंने स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाया, ओल्ड स्टेट्स, देन वी हैव गॉट द न्यू स्टेट्स, जो कि इनपुट ए और बी को रीड करने से आएंगी। लिहाजा जब मैं ये वर्किंग करूंगा तो मैं जो Z1 लूंगा, जो कि मेरी इनिशियल स्टेट होगी इस DFA की, जो मैं बनाऊंगा, जो रिजल्टिंग DFA है, जो इसके रिजल्ट में बनेगा, उसकी इनिशियल स्टेट Z1 है। लिहाजा Z1 के साथ हमने माइनस साइन डाला कि ये इनिशियल स्टेट है, और ये इनिशियल स्टेट किसके इक्वल है, X1, Y1। दोनों DFAs की इनिशियल स्टेट्स को कंबाइन किया हमने और लिख लिया। So Z1 is equal to the combination of initial states of first finite automata and the initial state of the second finite automata. So we have got X1, Y1. Again, वही प्रिंसिपल फॉलो होगा जो हम पहले करते रहे हैं, क्योंकि Z1 कॉम्बिनेशन है इन दोनों स्टेट्स का, लिहाजा X1 पर A रीड करूंगा, फिर Y1 पर A रीड करूंगा। तो मैंने पहले X1 पर A रीड किया तो मैं कहाँ गया, X2 पर चला गया। फिर Y1 पर मैंने A रीड किया, मैं कहाँ गया, Y2 पर चला गया। X2, Y2 ये एक न्यू स्टेट बन गई, हमने इसको नाम दे दिया Z2। और क्योंकि इसमें X2 भी फाइनल है, Y2 भी फाइनल है, कोई एक भी फाइनल होती तो गुड इनफ, मगर यहाँ तो दोनों ही फाइनल हैं, इस वजह से Z2 को हम फाइनल बना देंगे। वी कैन सी दैट कि Z2 के ऊपर हमने प्लस सिंबल डाला। फिर इसी X1 पर हमने B रीड किया तो हम X1 पर ही रहे, X1 पर। Y1 पर हमने B रीड किया तो हम Y2 पर चले गए, X1, Y2 ये पहले नहीं आया, और X1, Y2 को हमने नाम दे दिया, इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दे दिया Z3 का। और क्योंकि इसमें Y2 फाइनल है, एज वी कैन सी दैट कि Y2 एक फाइनल स्टेट थी, तो इस वजह से ये जो Z3 बनेगी ये भी फाइनल होगी। ओके जी, हमने Z1 पर इनपुट A और B दोनों रीड कर लिए। न्यू स्टेट क्या बनकर आई थी, Z2, हमने Z2 लिख दी, क्योंकि Z2 में X2 और Y2 दोनों फाइनल थे, लिहाजा Z2 भी एक फाइनल स्टेट है। अब X2 पर मैंने इनपुट A रीड की, कहाँ गया, X2 पर ही गया। तो X2 पर जब A रीड की, X2 पर ही रहूंगा। फिर Y2 पर A रीड किया, Y2 पर जब A रीड किया तो Y1 पर आ गया, तो X2, Y1, यहाँ पर Y1 आ गया। अब X2, Y1 पहले नहीं आया, लिहाजा इसको हमने नाम दे दिया Z4 का। और इसमें क्योंकि हमारे पास X2 फाइनल है, लिहाजा Z4 भी फाइनल स्टेट बनेगी, वी कैन सी दैट। फिर X2 पर हमने B रीड किया, X2 पर जब B रीड किया हम X1 पर चले गए, वी हैव रिटन X1 ओवर हियर।
फिर हमने y2 पर b रीड किया तो हम y1 पर चले गए, we have written y1 over here। x1, y1 कौन सी स्टेट थी? z1, लिहाजा हमने इसको नाम दे दिया z1। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई स्टेट पहले आ चुकी है तो उसका जो भी नाम है वही नाम दोबारा दें। अगर आप न्यू नाम देंगे तो आप अपने लिए काम बढ़ा देंगे। ओके जी, नाउ वी कम टू Z3। Z3 किसका कॉम्बिनेशन है? x1, y2। तो अगेन x1 पर a रीड किया, हम x2 पर आए, x2 लिखा। y2 पर a रीड किया, हम y1 पर आए, हमने y1 लिख दिया। x2, y1 पहले आ चुका है जिसका क्या नाम था? Z4, हमने इसको वही नाम दिया Z4। x1 पर हमने b रीड किया, कहाँ गए? x1 पर ही रहे तो x1 लिखा। y2 पर हमने b रीड किया, तो y2 पर जब b रीड हुआ तो हम y1 पर आ गए, हमने y1 लिख दिया। अगेन x1, y1 पहले आ चुका है, कौन सी स्टेट है? z1 स्टेट है, लिहाजा वही नाम दे दिया। ओके जी, z4 आ गया हमारे पास। z4 क्या था? x2, y1, सेम काम करेंगे। x2 पर a रीड किया, कहाँ गए? x2 पर ही रहे तो x2 आ गया। y1 पर a रीड किया, कहाँ गए? y2 पर गए तो y2 आ गया। x2, y2 कौन सी स्टेट है? z2 पहले आ चुकी थी, z2 नाम था, हमने z2 दे दिया। x2 पर हमने b रीड किया, x2 पर जब b रीड हुआ कहाँ गए? x1 पर, हमने x1 लिख दिया। y1 पर जब हमने b रीड किया कहाँ गए? y2 पर, हमने y2 लिख दिया। x1, y2 कौन सी स्टेट है? ये भी पहले आ चुकी है, z3, हमने यहाँ नाम दे दिया z3। हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स बनी और मैक्सिमम बन भी 4 ही सकती थी। वी कैन सी दैट। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 स्टेट्स हैं, इसमें भी 2 स्टेट्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 आ सकते थे। कौन कौन से? x1, y1, x1, y2, x2, y1, x2, y2। ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, चारों के चारों बन गए हैं। कम भी बन सकते थे, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर क्या हुआ कि चारों के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। और फिर हमने इस ग्राफ को, इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए ये ग्राफ बना लिया। कितनी स्टेट्स थी? 4। तो Z1 जो कि इनिशियल थी, लिहाजा माइनस सिंबल डाल दिया। Z2, Z3, Z4 लिखी, तीनों की तीनों फाइनल थी, लिहाजा प्लस सिंबल लगा दिया तीनों के साथ। फिर हमने देखा Z1 पर A आए तो कहाँ जाओ? Z2 पर। Z1 पर A आए तो कहाँ जाओ? Z2 पर। Z1 पर B आए तो कहाँ जाओ? Z3 पर। Z1 पर B आए तो कहाँ जाओ? Z3 पर। फिर Z2 पर A आए तो कहाँ जाओ? Z4 पर। Z2 पर A आए तो Z4 पर जाओ। Z2 पर B आए तो कहाँ जाओ? Z1 पर। Z2 पर B आए तो Z1 पर। Z3 पर A आए तो कहाँ जाओ? Z4 पर। Z3 पर A आया तो Z4 पर। Z3 पर B आए तो कहाँ जाओ? Z1 पर। Z3 पर B आया तो Z1 पर। Z4 पर A आए तो कहाँ जाओ? Z2 पर। Z4 पर A आए तो कहाँ जाओ? Z2 पर। और Z4 पर B आए तो कहाँ जाओ? Z3 पर। B आए तो Z3 पर। तो हमारे पास ये DFA बन जाएगा। अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा यूनियन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो भाई ये जो हमारा पहला DFA था, ये वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है जिनका एंड A पर होता है। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि क्या इसकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स, जो कि इनफाइनाइट है, सारी मैं चेक नहीं कर सकता, चंद चेक कर लेते हैं, क्या वो सारी एक्सेप्ट करता है हमारा रिजल्टिंग DFA। तो सपोज सबसे मिनिमम स्ट्रिंग से स्टार्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास A आ जाए, क्योंकि इस DFA में मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? A, सबसे छोटी, सबसे सिंपल। A आ जाए तो इट इज बीइंग एक्सेप्टेड, लिहाजा यहाँ पर भी अगर मेरे पास A आए, इट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक हो गया, फाइनल पे जा रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास आ गया बी ए, तो यहाँ पर भी बी ए शुड बी एक्सेप्टेड हो रहा है। सपोज मेरे पास आए बी 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 ए, तो हम देख लेते हैं बी 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 ए, ये भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर आ जाए डबल ए ए, तो यहाँ पर भी ए और ए एक्सेप्ट हो गए। ओके जी, अब इस तरफ आ जाते हैं। ये वो फाइनाइट ऑटोमेटा है जो कि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है।
यानी कि लेंथ 1, लेंथ 3, लेंथ 5, लेंथ 7, इसकी तमाम स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट करता है। तो इसके ऊपर ए एक्सेप्ट होना चाहिए, वी कैन सी दैट। तो वो हम ऑलरेडी यहाँ से भी चेक कर चुके हैं, इधर भी ए एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब मजे की बात ये है कि यहाँ पर बी एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि बी मुझे इनिशियल स्टेट पे ही रखता है। यहाँ पर बी एक्सेप्ट होता है, तो क्योंकि इधर नहीं हो रहा मगर इधर हो रहा है और ये तो दोनों का यूनियन है, लिहाजा इस डीएफए में बी को एक्सेप्ट होना चाहिए। तो वी कैन सी दैट कि बी कहाँ जाता है, एक फाइनल स्टेट पे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या डबल ए बी एक्सेप्ट होता है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, बी होता है। यहाँ पर फर्स्ट ए, सेकेंड ए, बी नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसमें होता है लिहाजा यहाँ पर भी होना चाहिए। सो ए B is taking us to a final state. तो whatever that is accepted over here वो यहाँ पर accept होगा, and whatever that is accepted over here वो यहाँ पर भी accept होगा, और जो string यहाँ accept नहीं होती और यहाँ पर भी नहीं होती वो यहाँ पर भी नहीं होगी। तो बिल्कुल exactly जैसे यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है, exactly वही कॉन्सेप्ट है। फर्क इतना है कि instead of having conventional sets हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेजेस है। सो इस लैंग्वेज की जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस डीएफए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी? रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तो अगली एग्जांपल है, लेट मी कम ओवर हियर। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? R1 प्लस R2, this expression plus this expression will be the regular expression for the union of this particular DFA. I hope कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। ओके जी, लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखते हैं इस यूनियन की। ओके जी, ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई। अब आप ये देखें कि अगेन हमारे पास क्या है, दो लैंग्वेजेस हैं। पहली लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन ये है जिसको R1 बोला गया, दूसरी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन ये है जिसको R2 बोला गया। ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए, यानी कि लेंथ 0 की स्ट्रिंग, लेंथ 2, लेंथ 4, लेंथ 6, लेंथ 8 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे इसमें, मगर हर एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, इवन। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये वही है जिसको हम ऊपर भी देख चुके हैं, ऑड लेंथ की, यानी कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ ऑड होगी, यानी कि लेंथ 1, लेंथ 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। हमने क्या किया, दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं उनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। ओके, सेम काम करूंगा, R1 प्लस R2 करूंगा, यानी कि पहला डीएफए ये है प्लस सेकंड डीएफए ये है। एक बात आप और से देखिए कि ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है जिसमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स आ रही हैं उसमें इनिशियल स्टेट जो है x1 वो प्लस भी लिखा हुआ है और माइनस भी लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो इनिशियल भी है और वो फाइनल भी है। आई होप कि यू ऑल नो दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेमडा इज बीइंग एक्सेप्टेड ओवर हियर। लेंथ 0 की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक हो गया? ओके जी, अब मैं एग्जैक्टली वही काम करूंगा जिस तरह हम पहले कर रहे थे। इन दोनों डीएफएस की इनिशियल स्टेट्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, यानी कि x1, y1, x1, y1। ये मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे रिजल्टिंग डीएफए की क्या होगी, रिजल्टिंग डीएफए की इनिशियल स्टेट बनेगा। यानी कि x1, y1 को मैंने नाम दिया z1 और आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ माइनस लिखा क्योंकि ये x1, y1 मेरी इनिशियल स्टेट है। लेकिन साथ मैंने प्लस भी लिखा है, यानी कि इसको इनिशियल के साथ फाइनल भी बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि x1, y1 वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें x1 फाइनल भी है
तो दोनों में से कोई एक भी फाइनल होता तो डेफिनेटली ये स्टेट फाइनल बन जाती। लिहाजा x1 के फाइनल होने की वजह से z1 फाइनल भी है। सो यहाँ पर आप देखें 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2। सो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी है? 4। लेकिन हमारे पास वर्किंग करने के बाद बन कितनी रही है? 2, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल है। इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली 4 ही बननी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। सो हमने सबसे पहले x1 लिया, उस पर इनपुट ए रीड की। x1 पर ए रीड किया, कहाँ गए? x2 पर हमने लिख दिया x2। फिर y1 पर हमने ए रीड किया, कहाँ गए? y2 पर हमने लिख दिया y2। x2, y2 नई स्टेट है, हमने नाम दे दिया z2, क्योंकि इसमें y2 फाइनल थी इस कॉम्बिनेशन में, लिहाजा z2 को भी फाइनल होना चाहिए। वी हैव रिटन दैट ओवर। फिर x1 पर हमने b रीड किया, x1 पर b रीड किया तो कहाँ गए? x2 पर चले गए। फिर हमने y1 पर b रीड किया तो कहाँ गए? y2 पर, हम y2 पर चले गए। तो x2, y2 क्या है? वही स्टेट जो पहले आई थी, नाम क्या था? z2। फिर हमने z2 स्टेट लिखी, x2, y2। x2 पर जब a आया, कहाँ गए? x1 पर। y2 पर जब a आया, कहाँ गए? y1 पर। x1, y1 इज z1, पहले आ चुकी है। फिर x2 पर हमने b रीड किया, कहाँ गए? x1 पर। फिर हमने y2 पर b रीड किया, कहाँ गए? y1 पर। तो दोबारा वही x1, y1 आई, जो कि पहले आ चुकी है, जिसका नाम था z1। यानी कि टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी बनी? 2 बनी। कौन कौन सी? z1 एंड z2। z1 इनिशियल भी है, फाइनल भी है, लिहाजा z1 को इनिशियल भी बनाया और फाइनल भी बनाया। z2 खाली फाइनल है, लिहाजा z2 को फाइनल बना दिया। आपको पता है कि जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हो, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हो, या इवन कोई दूसरा फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाओ, आपके पास इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होती है। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर z1 इनिशियल भी है, फाइनल भी है, और z2 हमारे पास फाइनल। सो z1 पर a आया, कहाँ गए? z2 पर। z1 पर b आया, कहाँ गए? z2 पर। सो z1 पर जब a आया या b आया, z2 पर चले। z2 पर जब a आया या b आया, कहाँ गए? z1 पर गए। a आया या b आया, कहाँ गए? z1 पर। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो न्यू DFA बना, जिसमें टोटल 2 स्टेट्स बनी हैं, ये हमारी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है और इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो। और मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक दो और एग्जांपल्स भी इसी से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक दो एग्जांपल्स और भी इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ या वेरिएशन ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3, जिसमें 2 DFAs के दरमियान हम, या 2 लैंग्वेजेस के दरमियान हम कंकैटिनेशन करेंगे। ऊपर तो हमने यूनियन किया ना, अब कंकैटिनेशन भी तो मुमकिन है। तो लिहाजा नेक्स्ट पार्ट विल बी रिगार्डिंग द कंकैटिनेशन ऑफ 2 लैंग्वेजेस। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यू पीपल नो दैट कि हम MS Teams पे भी मिल सकते हैं और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पे एंड टेलीफोन कॉल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, एंड गॉड ब्लेस यू जी। अल्लाह हाफिज़।